अब बस करो पुत्र, आज के लिए इतना अभ्यास काफी है। महाराज की जय हो। सदा खुश रहो पुत्र। इस पूरे राज्य में कोई ऐसा तलवारबाज नहीं जो तुमसे बराबरी कर सके, फिर भी इतना कठिन परिश्रम क्यों करते हो तुम? पिताजी, मैं ये परिश्रम अपने लोगों से लड़ने के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये तो उन दुश्मनों के लिए है जिनकी कुदृष्टि हमारे राज्य पर है। तुम्हारे होते हुए किसका दुस्साहस कि वो हमारे राज्य पर आक्रमण करे? ये तो आपका और प्रजाजनों का आशीर्वाद है पिताजी, लेकिन हमारे मित्र राज्यों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी तो हमारे ऊपर ही है। आपने उनकी रक्षा का वचन दिया था पिताजी, और मैं अंतिम सांस तक आपका वचन निभाऊंगा। अपने बेटे की बात सुनकर महाराज सूर्य कुमार मुस्कुरा दिए और वहां से चले गए। ये कहानी है सूरजपुर राज्य की, जहां के राजा सूर्य कुमार बहुत ही दयालु और ताकतवर थे। उनका बेटा सुकुमार भी उनसे कम नहीं था। प्रजा सुकुमार को बहुत पसंद करती थी। वक्त बीता तो राजा सूर्य कुमार ने अपने बेटे सुकुमार को राजगद्दी पर बिठा दिया। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन तभी बगल के राज्य अंबापुर पर शत्रुओं ने हमला कर दिया। अंबापुर के राजा आदित्य राज ने सूर्य कुमार से सहायता मांगी और फिर, पुत्र, पराक्रम दिखाने का समय आ गया है। अंबापुर पर शत्रुओं ने हमला कर दिया है, तुम्हें उनकी रक्षा के लिए जाना होगा। जो आदेश पिताजी। आदेश मिलते ही सुकुमार अपनी सेना के साथ अंबापुर के लिए रवाना हो गए। 2 दिनों तक युद्ध चला और फिर राजा सुकुमार ने शौर्य और पराक्रम से शत्रुओं को मार भगाया। जब युद्ध खत्म हो गया तो राजा सुकुमार अंबापुर के राजा आदित्य राज के महल में पहुंचे। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? राजन, आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पर कोई संकट आए और हम आपका साथ न दें? अब आप सुरक्षित हैं, तो मुझे सूरजपुर वापस लौटना होगा। आज्ञा दीजिए राजन। रुकिए महाराज सुकुमार, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, किंतु फिर भी एक इच्छा बाकी है। आदेश करिए राजन। महाराज, मैं अपनी चारों पुत्रियों का विवाह आपसे करना चाहता हूं। यदि आपकी हाँ हो तो ये मेरा और मेरी पुत्रियों का सौभाग्य होगा। सुकुमार की सहमति मिलते ही ठीक उसी दिन मंडप लगाया गया और राजा आदित्य राज ने अपनी चारों बेटियों की शादी राजा सुकुमार के साथ कर दी। फिर सुकुमार अपनी चारों पत्नियों सुंदरी, जानकी, जानवी और गौरी को साथ लेकर सूरजपुर चले आए। सूरजपुर आते ही सुकुमार ने सूर्य कुमार को सारी बात बता दी। बेटे के विवाह से सूर्य कुमार बहुत खुश हुए और चारों रानियों के स्वागत में बड़ा उत्सव मनाया गया। ठीक 2 दिन बाद दशहरा था तो राज्य में दोहरी खुशी थी, लेकिन इस खुशी के माहौल में भी सुकुमार कुछ चिंता में दिख रहे थे। क्या हुआ पुत्र? लगता है मेरा बलशाली पुत्र 4 पत्नियों के आ जाने से तनाव में आ गया है। ऐसी बात नहीं है पिताजी, वो चारों ही अच्छी हैं, पर एक समस्या है जो मुझे परेशान कर रही है। तो क्या मैं तुम्हारी इसमें कुछ सहायता कर सकता हूँ? जी पिताजी, आप ही हैं जो मेरे मन की शंका को दूर कर सकते हैं। मैंने उन चारों बहनों से एक साथ विवाह किया है, तो इस तरह उनमें कोई भी बड़ी या छोटी नहीं है, पर वो चारों आपस में बहनें हैं, तो एक दूसरे से बड़ी या छोटी हैं। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि उनमें से मैं किसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊं, क्योंकि दिवाली से पहले मुझे उनमें से किसी एक को चुनना ही होगा जो इस राज्य की महारानी कहलाएगी और बाकी तीनों मेरी रानियां कहलाएंगी। समस्या तो विकट है, लेकिन मेरी समझ से सूरजपुर की महारानी उसे ही बनना चाहिए जो महारानी बनने योग्य हो। अब मेरे पास एक उपाय है। ऐसा करो, तुम अपनी चारों रानियों को एक बराबर स्वर्ण मुद्राएं दो और उनसे कहो कि वो इससे दिवाली की तैयारी करें। चारों रानियां अपनी इच्छा के अनुसार उन मुद्राओं का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन उसके बाद क्या पिताजी? पहले उन चारों को मुद्राएं तो दो, फिर बताऊंगा। जैसी आज्ञा पिताजी। अपने पिता की बात मानकर राजा सुकुमार ने अपनी चारों रानियों को बुलाया और फिर उन्हें 500-500 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, दिवाली आ रही है, मैं चाहता हूँ कि आप चारों अपनी अपनी स्वर्ण मुद्राओं का जैसा चाहे इस्तेमाल करें और दिवाली की तैयारी करें। अब मैं दिवाली पर ही देखूंगा कि आपने इन्हें कैसे खर्च किया। और हाँ, बस इतना स्मरण रहे कि मुद्राओं का खर्च आप चारों इस राज्य की महारानी की तरह करिएगा। राजा से स्वर्ण मुद्राएं लेकर चारों रानियां चली गईं। कुछ दिन बाद जब दिवाली आई तो सूर्य कुमार को साथ लेकर सुकुमार चारों रानियों के पास एक एक करके गए। सबसे बड़ी रानी सुंदरी ने उन सभी स्वर्ण मुद्राओं को अपना कमरा सजाने में खर्च कर दिया। उसके कमरे में हर सुख सुविधा का सामान था और पूरा कमरा रोशनी से जगमगा रहा था।
दूसरी रानी जानकी ने 500 स्वर्ण मुद्राओं से अपने और सुकुमार के लिए कई सारे वस्त्र बनवाए थे, जिनमें सोने के धागे से कलाकारी की गई थी, जो वाकई बहुत ही सुंदर थी। तीसरी रानी जानवी ने सोने चांदी के कई आभूषण बनवाए थे, जो बहुत ही सुंदर और चमकदार थे। और फिर आखिर में जब वो दोनों चौथी रानी गौरी के कमरे में गए तो ये देखकर हैरान रह गए कि उस कमरे में कोई बदलाव नहीं था। ना तो गौरी के पास नए आभूषण थे और ना ही नए वस्त्र। गौरी, आपने उन स्वर्ण मुद्राओं को खर्च नहीं किया क्या? आपकी आज्ञा मैं कैसे पूरी न करती महाराज, आप दोनों मेरे साथ आइए। गौरी अपने ससुर सूर्य कुमार और अपने पति सुकुमार को लेकर महल से बाहर आ गई। तब तक रात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी महल के आसपास अंधेरा नहीं था, क्योंकि पूरा महल दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। तभी राजा सुकुमार की नजर बगीचे में मौजूद कुछ लोगों पर पड़ी। वो सभी राज्य के गरीब लोग थे, लेकिन उस दिन सभी नए कपड़े पहने खड़े थे और सभी रानी गौरी की जय जयकार कर रहे थे। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं स्वयं के लिए या फिर आपके लिए कुछ नहीं खरीद सकी, क्योंकि मेरी सारी मुद्राएं महल की सजावट और प्रजाजनों पर खर्च हो गईं। जुग जुग जियो पुत्री। राजा रानी प्रजा के लिए माता पिता समान होते हैं, और माता पिता खुद से पहले अपने बच्चों के भले का सोचते हैं। मुझे लगता है कि अब तुम्हारे मन में दुविधा का समाधान हो गया होगा सुकुमार। सुकुमार अपने पिता की बात समझ गया था। उसने मुस्कुराते हुए रानी गौरी का हाथ थामा और उन्हें लेकर महल में चला गया। अभी बहुत सी तैयारियां बाकी थी, क्योंकि अगले दिन की राजसभा बहुत खास होने वाली थी। रानी गौरी को महारानी जो घोषित करना था। किरण की शादी अंगद के साथ जब तय हुई तो किरण के पिता जीवित थे, पर हार्ट की परेशानी के कारण उनकी तबीयत में सुधार ही नहीं हुआ। किरण का रंग काला था, इस कारण बड़ी मुश्किल से अंगद का रिश्ता मिला था, और शर्त ये थी कि किरण की शादी में 8 लाख रुपए की उन्होंने गाड़ी दहेज में दी। अब बेटी के माता पिता तो यही चाहते थे कि भले ही वो गाड़ी दे रहे हैं, पर उनकी लड़की की शादी एक अच्छे घर में हो जाएगी। पर सब कुछ उल्टा हो गया। किरण की शादी के बाद उसके पिता का देहांत हो गया, पर आज भी उसकी सास की डिमांड खत्म नहीं हुई है। किरण, जरा इधर तो आना। जी माँ जी। पता नहीं कैसे पाप किए हैं जो सुबह सुबह इस काली का मुंह देखना पड़ता है। तुझे पता है ना तेरी पहली दिवाली है। अपने भाई को बोल दे कि जो जो सामान मैं बता रही हूँ दिवाली को वो लेता आएगा। किरण की शादी के लिए पहले ही उसके पिता ने काफी कर्जा लिया हुआ था, जो राहुल अपनी सैलरी से भर रहा था। मम्मी, किरण के कई फोन आ चुके हैं, कैसे करना है फिर? मैं मिठाई और फल तो ले आया हूँ, और एक साड़ी तुम कह रही हो मैं उसकी सास को दे दूंगा। बाकी और कैश कितने देने? बेटा, ये 2100 का सगन उसकी सास को और ये 1100 का सगन उसकी ननद को दे देना। राहुल दिवाली का सामान लेकर किरण के घर जाता है। आंटी जी, ये मम्मी ने दिवाली का सामान भिजवाया था। ये क्या उठा लाए? सड़े गले सेब केले और ये डालडा घी की मिठाइयाँ, और ये लिफाफे में सिर्फ 2100 रुपए। किरण की सास राहुल को खूब सुनाती है। बेचारा चुपचाप घर आ जाता है। अगले दिन धनतेरस का त्योहार था। अचानक किरण रोती हुई अपने मायके आ जाती है। मम्मी, आप उन्हें चाहे जितना मर्जी दे दो, उनका मन कभी नहीं भरेगा। उन्होंने मेरा बहुत अपमान किया। अंगद भी अपनी मम्मी की तरफदारी करते हैं। उन्होंने मुझे बहुत सुनाया और जबरदस्ती मुझे यहाँ भेज दिया। सारा दिन सबके ताने सुन सुनकर मैं तंग आ गई हूँ। जब देखो मम्मी जी मेरे रंग रूप का मजाक बनाती रहती है। नेहा भी मेरा साथ नहीं देती। अंगद तो पूछो ही मत, कुछ भी नहीं बोलते। मम्मी, मैंने इस दिन के लिए शादी के लिए हाथ थोड़ी ही की थी कि माँ जी मेरा इतना अपमान करे। ये देखो मम्मी, मिठाई के डब्बे, फल, रुपए सब वापस कर दिए। तू चिंता मत कर बहन, अभी तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तक वो तुझे सम्मान से खुद नहीं बुला लेते, मैं भी तुझे नहीं जाने दूंगा। राहुल किरण को अपने ससुराल वापस जाने के लिए साफ मना कर देता है। रो मत मेरी बच्ची, चुप हो जा। हमने तो दिवाली देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जितनी गुंजाइश थी हमने उतना किया। तुम्हारी सासू माँ ये क्यों नहीं समझती कि जब तक राहुल के पापा जिंदा थे तब तक हमने अच्छा किया। उन्हें गाड़ी तक हमने दी। किरण अपनी मम्मी की गोदी में सिर रखकर रोने लगती है। उधर उसकी सास का मुंह बना हुआ था। देख अंगद बेटा, तू उसके बहकावे में बिल्कुल मत आना। ऐसे थोड़ी होता है, कुछ भी उठाकर हमें दिवाली को दे गए। अरे कोई तमीज होती है? थोड़ा सा शगुन, फल और मिठाई देकर हमारा मुंह बंद कर देना चाहते हैं। मम्मी, भैया, और आपके लिफाफे में तो 2100 रुपए थे, पर मेरे लिफाफे में सिर्फ 1100 ही रख दिए हैं। इतना फर्क क्यों? छोड़ो ना मम्मी, अब वो अपने घर चली गई है, हम फालतू का कलेश क्यों करें? जब उसका मन होगा अपने आप आ जाएगी। हम क्यों इतनी चिंता करें?
धनतेरस का पूरा दिन निकल जाता है। छोटी दिवाली की दोपहर तक किरण के घर से कोई लेने नहीं आता। छोटी दिवाली की शाम राहुल अपने ऑफिस से लौट रहा था। वो बाइक पर था। मम्मी किरण से पूछो क्या खाएगी, उसके लिए पनीर टिक्का, दाल मखनी और नान ले आऊं, उसे तो बहुत पसंद है। हाँ ले आ बेटा, बेचारी उदास बैठी है, तू आएगा उससे बातें करेगा तो उसका मन थोड़ा खुश हो जाएगा। ठीक है मम्मी, मैं उसके फेवरेट होटल से ही खाना लेकर आता हूँ। राहुल बाइक को पार्किंग में लगाकर होटल में खाना पैक करवाने जाने लगता है। ये बाइक पार्किंग एरिया में लगा देता हूँ, बेसमेंट में जाना पड़ेगा। राहुल पार्किंग एरिया में बाइक लगाने जा ही रहा था कि उसने देखा एक गाड़ी तेजी से उसके आगे से निकलती है। उसकी नजर गाड़ी में बैठी लड़की पर पड़ जाती है। ये तो नेहा है। ये दो लड़के इसे गाड़ी में पकड़कर क्यों बैठे हैं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे इनका पीछा करना होगा। राहुल अपनी बाइक को वापस मोड़ लेता है और उस कार का पीछा करता है। कार एक सुनसान रास्ते पर निकल पड़ती है और कुछ दूर जाकर एक खंडहर के पास रुक जाती है। छोड़ो मुझे, तुम दोनों मेरे दोस्त होकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे साथ दिवाली पार्टी के लिए निकली थी, छोड़ो मुझे। अरे तो दिवाली पार्टी का ही तो मजा लेने जा रहे हैं मेरी जान। अब से बोल रहा हूँ नेहा, एक बार मुझे हाँ कह दो, पर तुम हो कि इतने नखरे दिखाती हो, तभी मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अब सीधी तरह से अंदर चल। मुझे छोड़ दो रवि, राजेश मुझे छोड़ दो। राहुल नेहा के पास पहुंचता है और लड़कों की पिटाई करता है। नेहा राहुल की बाइक पर बैठती है और राहुल नेहा को घर तक लेकर जाता है। क्या हुआ नेहा, मेरी बच्ची, तुझे क्या हुआ? नेहा अपनी माँ को सारी बात बताती है। मैंने किरण के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उसे हमेशा उसके काले रंग के लिए कोसा, और आज मेरे कारण ही त्योहार के दिन वो अपने मायके में बैठी हुई है। और आज मेरी बच्ची के साथ इतना बड़ा अनर्थ होने से किरण के भाई ने ही मेरी बच्ची को बचाया। सचमुच मुझे तो अब राहुल से नजरें मिलाते हुए भी शर्म आ रही है। मैं किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं, समझ नहीं आ रहा। आंटी अब मैं चलता हूँ, माँ और किरण घर पर इंतजार कर रहे होंगे। राहुल घर चला जाता है। अगले दिन किरण अपनी मम्मी के साथ घर की साज सजावट कर रही थी। तभी दरवाजे पर अपनी सास, ननद और पति को देखकर किरण चौंक जाती है। अरे बहन जी, दामाद जी, नेहा बिटिया, आइए आइए। बहन जी, दिवाली मुबारक हो। दिवाली का त्योहार है, इसलिए हम अपने घर की लक्ष्मी को लेने आए हैं। आज तक जो भी हुआ उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ। मैंने किरण के रंग रूप को देखा पर इसके स्वभाव को नहीं देखा, उसके संस्कारों को नहीं देखा। आप जैसा इतना अच्छा संस्कारी परिवार हमारे साथ जुड़ा, फिर भी हमने कदर नहीं की। आई एम सॉरी किरण। राहुल, माँ जी, मैं आप दोनों से भी माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने भी किरण के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। नेहा दौड़कर अपनी भाभी किरण के गले लग जाती है। किरण भाभी, अब आप जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हमें घर जाकर रंगोली भी बनानी है और दिवाली पूजन की तैयारी भी करनी है। कहते हैं संस्कार व्यक्ति के कहीं न कहीं दिखाई दे ही जाते हैं। एक भाई के कारण आज उसकी बहन की जिंदगी खुशियों में बदल गई। सब मिलकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं। उस दिन से किरण को अपने ससुराल में पूरा मान सम्मान और प्यार मिलता है।